जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। सिंह राशि के लिए आने वाले 5 से 7 वर्ष का जो समय है वो किस प्रकार का रहेगा, आपके जीवन की प्लानिंग किस दिशा में होनी चाहिए, क्या परिवर्तन जीवन के अंतर्गत होने वाला है, क्या अच्छा है और किसके प्रति सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी विषयों पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। वीडियो लंबी होगी, लेकिन इस लंबी वीडियो में एक बात ध्यान रखिएगा, इस लंबी वीडियो में आज आपके बहुत सारे जो सोच हैं उनसे आपको निजात प्राप्त होगी, बहुत सारी क्लियरिटी आपके मन में हो जाएगी। क्लियरिटी क्या होने वाली है? क्लियरिटी होने वाली है कि लोग कहते हैं राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्यों? कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी, लेकिन दोनों के कर्म अलग क्यों? आज इस बात से पर्दा उठेगा। आज इस बात से पर्दा उठेगा कि आखिर सभी की राशियां एक ही होने पर, कई लोगों की राशियां एक ही होने पर लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं। आज इस बात से भी पर्दा उठाऊंगा। आपको कौन से देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, आज इस बात से पर्दा उठाऊंगा। आप कैसे जान पाएं कि मेरा किस राशि के किस चरण में जन्म हुआ है, आज इस बात से पर्दा उठाऊंगा। ये वीडियो निश्चित रूप से लंबी होगी, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम से मिलेगी और आप स्वयं इस बात को कहेंगे कि शायद ऐसी वीडियो मैंने अभी तक ज्योतिषीय क्षेत्र में यूट्यूब या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर या टीवी चैनल पर मैंने नहीं देखा था। ये पहली वीडियो है जिसमें बिल्कुल डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा, श्री रामचरितमानस की कथा या किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन मेरे द्वारा चाहते हैं कि हो, या मैं आकर के आपके यहां भगवान की कथा का रसपान कराऊं और उसके साथ ज्योतिषीय लाभ भी आपको दिलाऊं, पितृदोष इत्यादि से मुक्ति भी आपको प्रदान करूं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं। लाइव में भी आप जुड़ सकते हैं, लाइव फ्री होता है, बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं स्पेशली सिंह राशि के लिए। सिंह राशि प्रारंभ कहां से होती है? सिंह राशि प्रारंभ होती है मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 1 चरण। ध्यान रखिएगा, सिंह राशि कहां से प्रारंभ होती है? पूरे जो मघा नक्षत्र है उसके 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण, यानी टोटल 9 चरण एक राशि के अंदर होते हैं। ध्यान रखिएगा, सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके जीवन में बड़ा विस्तार देने वाली होंगी। बताऊंगा कि 5 से 7 साल किस प्रकार रहेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन उससे पहले इस क्लियरिटी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना जाने या वीडियो में आगे निकल जाए आपको वो लाभ नहीं प्राप्त होगा जिसको आप चाहते होंगे, भटकते ही रहेंगे ज्योतिष में। ये 9 चरण टोटल होते हैं सिंह राशि के अंतर्गत। अब ध्यान रखने वाली एक बात और है कि हमको किसकी पूजा करनी चाहिए, किस पूजा से हमको लाभ होगा। मैं राशिफल में ये बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे आप इनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लाभ नहीं प्राप्त होता। किसकी पूजा हमें करनी चाहिए, क्या हमें अपने जीवन में खास ध्यान रखना चाहिए। मघा नक्षत्र का जो पहला चरण है उसके जो स्वामी हैं, मघा नक्षत्र की जो राशि है वो आप जानते हैं सिंह राशि। मां मी मुंह में, मां मी मुंह में अगर यह आता है तो आप मघा नक्षत्र के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है। सिंह राशि के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है। मूषक आपकी योनि होती है, महाबैर योनि बिडाल होती है, यानी अगर मैरिज किया जाए तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लड़का या लड़की अगर बिडाल योनि के होंगे तो उनसे आपके रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रख करके शादी करनी चाहिए। सूर्य राशि स्वामी होते हैं, गण आपके राक्षस होते हैं। जब आप मैरिज करने जाएं तो ये कोशिश करें कि देव गण के वर या कन्या के साथ आपकी मैरिज ना हो, इस प्रकार का ध्यान आपको रखना चाहिए। अंतनाड़ी के साथ आपका जन्म होता है। आपका तत्व अग्नि होता है, उग्र होता है। पितृ आपके देवता होते हैं, यानी अमावस्या को पूजन करना और पितरों का स्मरण करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब दूसरा पूर्वा फाल्गुनी, मोटा T2, मां अक्षर से मोटा T2 ये नाम अक्षर है, तो आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है। मूषक सेम आपकी योनि, बिडाल आपकी वही जो बैर योनि है, यानी बिडाल योनि के लड़के या लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहिए। मनुष्यगण आपका होता है, आपका राक्षस या देवगण दोनों के साथ मैरिज हो सकती है। मध्य नाड़ी आपकी होती है और सूर्य आपके देवता होते हैं, यानी जीवन को अगर सफल बनाना हो
तो सूर्य को एवरीडे जल जरूर देना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। सिंह राशि में अगर आपका जन्म हुआ है, मैं अलग अलग दृष्टि की बात कर रहा हूं, बहुत सारी बातें करूंगा, समय शायद हो सकता है ज्यादा लग जाए, इसलिए निवेदन करूंगा कि लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अच्छा, केतु देवता हैं मघा नक्षत्र के प्रथम चरण के, और उसके साथ जो पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के देवता हैं वो शुक्र हैं, सूर्य उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के देवता हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका भी मनुष्यगण होता है, गौ योनि होती है, तो आपको व्याघ्र योनि के साथ, अगर किसी की व्याघ्र योनि हो तो उनके साथ आपको मैरिज इत्यादि नहीं करना चाहिए, या दोस्ती इत्यादि बहुत दिन तक नहीं रखनी चाहिए। वो दोस्ती खैर व्याघ्र योनि के साथ हो ही नहीं पाती है, लेकिन व्याघ्र योनि के लड़का या लड़की हो तो उनके साथ आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए। मनुष्यगण आपका होता है, आपकी शादी देव या राक्षस दोनों गण के साथ हो सकती है। आर्यमा सूर्य ही आपके देवता होते हैं। अब देखिए, एक राशि में कितने लोगों का समावेश होता है, मैं सिंह राशि की बात कर रहा हूं। जनरली हम लोग देख लेते हैं, जब राशिफल उठा करके देखते हैं तो उसपे कुछ आ रहा होता है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। एक राशि के अंतर्गत यानी मघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु हैं, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। तो केतु, शुक्र और सूर्य, ये तीन प्लैनेट, और तीन प्लैनेट मिलकर के मघा नक्षत्र यानी सिंह राशि पर अपना प्रभाव डालते हैं। अब सोचिए, सिंह राशि में 9 चरण होते हैं, 4 चरण मघा नक्षत्र के, 4 चरण पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के, और 4 चरण उसके साथ उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के, टोटल हो गए 9 चरण। यानी एक राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं, इसीलिए, और 9 प्रकार के विचार, सोचने का तरीका और सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हो गए, ये आदमी जल्दी उग्रता करता है, इस आदमी को रहस्यमयी चीजें पसंद हैं, इस आदमी को पसंद है ज्योतिष विद्या के बारे में, तंत्र के बारे में, खोज करने के बारे में, रहस्यमयी चीजों के बारे में इस व्यक्ति की बड़ी इच्छा रहती है। अब वहीं पर दूसरा नक्षत्र क्या है? दूसरा नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, जिसके स्वामी कौन है? शुक्र हैं। इनका नेचर बिल्कुल परिवर्तन है। इनको फिल्म इंडस्ट्री पसंद है, मीडिया पसंद है, फैशन डिजाइनिंग पसंद है, म्यूजिक इत्यादि पसंद है, सजना संवरना, खूब अपने आप को खुश रखना, सुंदर रखने का प्रयास करना पसंद है। जबकि वो जो पहला वाला है मघा नक्षत्र वाला, वो व्यक्ति अपने आप को बहुत सजाता संवारता नहीं है, या सजाती संवारती नहीं है, बिकॉज केतु उसके नक्षत्र स्वामी है। जैसे कपड़ा मिल गया वैसे पहन लिया, अनमैच ड्रेस पहन लिया, जैसे भी तुरंत चलना है, काम करना है, इस प्रकार की विचारधारा है। जबकि पूर्वा फाल्गुनी, ये सिंह राशि के ही दोनों जातकों की बात कर रहा हूं, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसको सजना संवरना, लाइमलाइट में रहना, लोग मतलब परफ्यूम लगाना, सुंदर, ये उसको पसंद है। एक है जो मघा नक्षत्र वाला जातक जातिका है, वो अपने घर को जनरली अनव्यवस्थित रखता है, वो व्यवस्था नहीं करके रखता, पूरा सब चीजें एक एक जगह नहीं मिलेंगी उसमें। शायद जिस प्रकार बैचलर जब लड़के रहते हैं बेचारे, तो ऐसा होता है कि मोजा फ्रिज में कहीं मिलता है, जूता इधर पड़ा हुआ है, वो उधर पड़ा हुआ है। तो ये व्यक्ति इसी प्रकार का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इसी प्रकार की अव्यवस्थित चीजों जनरली इनके जीवन में रहता है। लेकिन पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में जब सिंह राशि के अंतर्गत ही आते हैं तो उनको बड़ी व्यवस्थित चीजें पसंद होती हैं, सब चीजें पूरी सेटलमेंट होने चाहिए। तो दोनों में फर्क है। अच्छा, अब तीसरा उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण जो है वो भी आता है राशि के अंतर्गत, अगर सिंह राशि के अंतर्गत। इसके स्वामी सूर्य हैं। इस व्यक्ति का प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इस व्यक्ति को आईएएस बनना पसंद है, आईपीएस बनना पसंद है, जज बनना पसंद है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना या एडमिनिस्ट्रेशन संभालना ही इस व्यक्ति को पसंद है। इस व्यक्ति की सोच, इस व्यक्ति का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों का व्यापार करने का भी तरीका तीनों का डिफरेंट है। एक ही राशि में मैंने अभी तक 3 प्रकार के सिर्फ लोगों की बात की है, अभी तो मैं 9 प्रकार के लोगों की बात करने वाला हूं कि एक ही राशि में 9 प्रकार के लोग कैसे होते हैं। तो जो 3 प्रकार के लोग हैं, पहला वाला जो उत्तरा फाल्गुनी यानी अंतिम में जिसका जन्म हुआ है, जिसके स्वामी सूर्य हैं, उसके लिए ज्वेलरी का व्यवसाय फायदेमंद है, उसके लिए लकड़ी का व्यवसाय फायदेमंद है, उसके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का व्यवसाय फायदेमंद है, उसके लिए मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसका कार्य पसंद है। लेकिन जो पूर्वा फाल्गुनी में जिसका जन्म हुआ है यानी सिंह राशि में ही जन्म हुआ है, उस व्यक्ति को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के व्यवसाय, परफ्यूम के व्यवसाय, लेडी श्रृंगार से संबंधित व्यवसाय, वस्त्र का व्यवसाय, ये सारे व्यवसाय उसके लिए काम किए हैं। और जिसका पहले में जन्म हुआ है उसके लिए जो बाथरूम के फिटिंग के सामान हैं, लकड़ियों का काम है, या अगर सैनिटरी के संबंधित काम की जाए उसके काम है, बहुत सारे इस प्रकार के बिजनेस प्रारंभ
पसंद है। खैर मैं उस पर डिटेल में चर्चा करने चला जाऊंगा तो वीडियो 1.5 घंटे चली जाएगी, आप लोग देख भी नहीं पाएंगे। इस कारण से उसके बारे में आप लोग मुझे कॉल करके मेरे साथ बात करके उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के 3 अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अब हम और आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। 9 प्रकार के लोगों की बात की गई है। कैसे? अगर जन्म होता है किसी का सिंह राशि के पहले चरण में तो ऐसा व्यक्ति राज्यमान होता है ना, उसको बड़ा रिस्पेक्ट प्राप्त होता है, बड़ा सम्मान प्राप्त होता है, उसको लोग बड़े रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं, उसका सम्मान होता है, पूजन होता है, पुरस्कार इत्यादि प्राप्त होता है, राज्यमान होता है, उसकी सरकार इत्यादि में या अपने ऑफिस में भी जो बॉस इत्यादि हैं उसकी बड़ी आव भगत करते हैं, उसका बड़ा सम्मान बना रहता है। अब वहीं अगर देखा जाए दूसरे में जन्म हो तो धनवान व्यक्ति खूब होता है, उसके पास पैसा इत्यादि खूब आएगा, जिस घर में वो धन जन्म लेगी उस घर में धन की वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी और उसके जीवन में अर्थ की अच्छी वृद्धि होगी। तीसरे चरण में जन्म हो तो धार्मिक कार्यों में बड़ा मन लगता है और इवन लोग तीर्थ यात्रा बड़ा करना पसंद करते हैं, तीर्थवासी इत्यादि हो जाते हैं। ऐसे लोगों को धर्म इत्यादि के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त होती है। धार्मिक गतिविधियों में ऐसे लोग बहुत लीन रहते हैं, एनजीओ इत्यादि बना करके आपको बड़ी सफलता प्राप्त होती है। चौथे चरण में जन्म हो तो संतान के द्वारा नाम प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला या वाली होती है, यानी संतान बड़ी कामयाब होती है, जिस कारण से संतान के द्वारा बड़ी नाम और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पांचवें चरण में जन्म हो तो परिवार का सहयोग बिल्कुल नहीं प्राप्त होता है। परिवार के लिए आप सब कुछ कर लीजिए लेकिन खुद के परिवार से ही आपको धोखा प्राप्त होता है, परिवार का सहयोग बिल्कुल नहीं प्राप्त होता है। अगर छठे चरण के अंतर्गत जन्म हो तो माता पिता का बहुत बड़ा भक्त होता है। अगर छठे चरण के अंतर्गत जन्म हो तो माता पिता का बहुत भक्त होता है, ये मैं बात कर रहा हूं सिंह राशि को लेकर के। छठे चरण में जन्म हो तो माता पिता का भक्त, और सातवें चरण में जन्म हो तो भी राज्यमान यानी बहुत रिस्पेक्ट प्राप्त करने वाला या वाली होती है, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। आठवें चरण में जन्म हो तो बहुत धन की प्राप्ति होती है, ऐसे लोगों को ब्याज पर पैसा देना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इस प्रकार की चीजों से बड़ा लाभ होता है, धनी होते हैं। और 9वें चरण में अगर जन्म हो तो वही निर्धन होते हैं, धन की बहुत कमी होती है। तो सोचिए, मैंने अभी तक एक ही राशि की बात की है और एक ही राशि में मैंने 9 प्रकार के अलग अलग लोगों का जो वर्णन है वास्तविक ज्योतिष में उसको बताया। ये जनरली आपको कहीं देखने और सुनने को मिलेगी नहीं। अब सिंह राशि में जन्म होने पर और डिटेल में आपको देने जा रहा हूं, इसको भी सुन लीजिए। अगर आपका सिंह राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है तो 8वें मास में आपको चोरी करने का प्रयास किया जाए या जल इत्यादि से दिक्कत हो जाए, इस जब आप 8 महीने के थे तभी आपको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, विशेष प्रॉब्लम हुई थी, किसी ने आपको चोरी इत्यादि करने का प्रयास किया हो या जल इत्यादि से भय हुआ हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। 1 वर्ष में स्वास्थ्य खराब होता है, बहुत कष्ट होता है शरीर में जब आप 1 वर्ष के होते हैं। 10 और 15 वर्ष, 10वां और 15वां वर्ष में आपके शरीर में रोग होता है, जिसको लेकर के माता पिता बहुत परेशान होते हैं। इस बात को आप क्लियर कर सकते हैं या कर सकती हैं अगर बड़े हैं। 34वें और 45वें वर्ष में देवता के प्रकोप से देव प्रकोप हो जाता है, जिस कारण से जीवन में बहुत उथल पुथल प्रारंभ होती है, कष्ट प्रारंभ होता है, रोग प्रारंभ होता है, पर्सनल लाइफ में दिक्कत आती है, व्यापार इत्यादि में दिक्कत आती है। और उसके लिए हम अनेक प्रकार का प्रयास करते हैं, यानी व्यापार में प्रॉब्लम आ जाए तो हम अनेक कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की, लेकिन हो नहीं रहा होता है। रोग हो जाए हम अनेक प्रकार के डॉक्टर इत्यादि से संपर्क करते हैं, लेकिन कहीं कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। पर्सनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को बहुत दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूर नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये सब कुछ साधारण नहीं होता है, ये सब कुछ देव प्रकोप के कारण होता है। तो इस कारण से परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही होती हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति अगर देखा जाए तो ये देखने को मिलती है कहीं ना कहीं सिंह राशि के अंतर्गत देखा जाए 51 और 61 वर्ष में चोट लगता है, शरीर में चोट और शरीर के अंतर्गत रोग 51 और 61 वर्ष के अंतर्गत जरूर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो,
लग्न पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो जीवन होता है वो 65 वर्ष से ऊपर का होता है। 65 वर्ष से ऊपर का जीवन होता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और रविवार, जब सब कुछ एक साथ पड़े, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी ने हमारी मृत्यु को निर्धारित कर रखा है, जब श्रावण मास पड़े, शुक्ल पक्ष हो श्रावण मास का, वो तो आता ही है। 10वीं तिथि वो भी आती है, हमेशा हर श्रावण में आती है, लेकिन जब 10वीं तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन पड़े और उसी के दिन रविवार के दिन पड़े, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत शरीर का परित्याग यानी मृत्यु, ये जब संयोग 65 वर्ष के बाद हो तब की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर लग्न और चंद्रमा दोनों शुभ हो तब की बात कर रहा हूं, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपकी इस प्रकार की परिस्थिति संभव रहती है। अब सिंह राशि के लिए और जो दूसरे महत्वपूर्ण चीजें हैं, सिंह राशि में स्पेशली 4 चरणों की जो मैं बात कर रहा हूं, 4 चरण में अगर जन्म हो तो क्या परिस्थिति होती है। पहले चरण में जन्म होने पर क्या, और पहचान उसकी क्या है, अगर पहले चरण में किसी का जन्म हुआ है तो घर के सामने गली होगी जहां पर जन्म हुआ है आपका, वहां पर जिसका मुख उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा। घर में जो ब्रह्म स्थान होगा यानी खुला स्थान, वो पश्चिम दिशा के अंतर्गत होगा। मकान के पास कोई पार्क या बगीचा जरूर होगा और रास्ते में मंदिर होगा। अगर सिंह राशि के पहले चरण में जन्म हुआ है तो आपके साथ ऐसा होगा, सिंह राशि में जन्म हुआ है तो ऐसा होगा ही आपके साथ। दूसरे चरण में अगर जन्म हुआ है तो गली जो होगी घर के सामने पूर्व से पश्चिम को होगी, खुला स्थान दक्षिण में होगा, वहां एक मोड़ भी होगा, मकान के सामने खाली स्थान होगा जहां पर आपका जन्म हुआ होगा, जब जन्म हुआ होगा तब खाली स्थान होगा। मकान में एक परिवार और रहता होगा, यानी जिस घर में आपका जन्म हुआ है उसमें 2 परिवार रहते होंगे। इस प्रकार की परिस्थिति होगी अगर आपका दूसरे चरण के अंतर्गत सिंह राशि में जन्म हुआ है तो। सिंह राशि की अगर तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो गली दक्षिण से उत्तर की ओर आपके घर के सामने जाती होगी, ब्रह्म स्थान पूर्व में होगा, ध्यान रखिएगा, और मकान में किसी तांत्रिक देवता की पूजा हमेशा की जाती होगी या किसी गुरु इत्यादि को माना जाता होगा। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। चौथे चरण में अगर सिंह राशि की आपके जन्म हुआ है तो जो सामने घर के रास्ता जहां पर आपका जन्म हुआ है, गली पूर्व से पश्चिम की ओर जाती होगी, खुला स्थान उत्तर में होगा, मकान के नैऋत्य में यानी दक्षिण पश्चिम में विष्णु जी का मंदिर होगा, पूर्व में शिव मंदिर होगा, उत्तर में दुर्गा मंदिर या तालाब होगा। तो ये परिस्थितियां अगर आपके जीवन के अंतर्गत इस प्रकार हुई हैं तो ये कंडीशन सिंह राशि के अंतर्गत जनरली रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं उस विषय की जिसको विशेष रूप से मैंने ये सब चीजें क्यों जानकारी दी है। ये सब मैंने जानकारी इसलिए दिया है ताकि ये क्लियर हो पाए कि किस चरण में आपका जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और ज्योतिष की सच्चाई क्या है आप उसको समझ पाएं। अब आने वाले समय में आपके साथ मुख्यतः क्या रहने वाला है और कौन से मुख्य प्लैनेट आपकी कुंडली के अंतर्गत रहेंगे। सो सिंह राशि के लिए सूर्य क्योंकि राशि स्वामी भी हैं और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के भी स्वामी हैं, इस चीज को आप जानते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन पूरी तरह से जो है वो शनि के हाथ में है। तो शनि का परिवर्तन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बृहस्पति क्योंकि इस राशि के लिए अगर देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी हैं, उनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम 2024 को उठा करके स्पेशली बात करते हैं कि 2024 में आखिर क्या परिस्थिति रहेगी, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कि प्रोफेशनल लाइफ की क्या परिस्थिति रहने वाली है 2024 में। 2024 में 1 मई को 2024 में स्पेशली शनि आपके लिए गोचर करेंगे आपके 7th हाउस के अंतर्गत और बृहस्पति गोचर करेंगे 1 मई से 10th हाउस के अंतर्गत और 1 मई से लेकर के 10th भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे 1 मई से लेकर के और 9 अक्टूबर तक स्पेशली आपके 10th भाव से प्रभाव देंगे। सो 2024 के अंदर प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो भी आपकी कामना, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त होगी, कुछ नए पद इत्यादि आपको जरूर प्राप्त होंगे। आपके मकान इत्यादि से बृहस्पति 4th भाव पर दृष्टि भी देंगे तो आपके मकान इत्यादि को लेकर के यदि कोई मामला चल रहा है, कोई विवाद इत्यादि चल रहा है या मकान नहीं जीवन में प्राप्त कर पा रहे हैं
तो निश्चित रूप से वो मकान इत्यादि की प्राप्ति जो है वो आपको होने वाली है। तो 2024 में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर सुख की बात की जाए तो वो निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। आपके नौकरी में, आपके व्यापार में आपको वृद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति से लेकर चल रहा कोई विवाद आपका 2024 में निश्चित रूप से दूर होने वाला है। अच्छा, उसके साथ क्योंकि बृहस्पति का जो परिवर्तन रहेगा वो आगे जाकर के 2025 में परिवर्तित करेंगे, लेकिन 2024 में अगर बात किया जाए, शनि गोचर करेंगे 7th हाउस के अंतर्गत, लेकिन जून महीने में शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे। 29 जून को शनि वक्री होंगे, 14 नवंबर तक शनि आपके लिए वक्री रहेंगे। यहां पर 29 जून से लेकर के और 14 नवंबर तक की अगर बात की जाए, शनि 6th हाउस में आकर के गोचर करेंगे, 7th हाउस के स्वामी होकर के। यहां पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत इत्यादि उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। लेकिन खुद आप किसी कंपटीशन में भाग इत्यादि लेंगे तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। हां, अगर आपका जीवन 36वां वर्ष चल रहा है, जीवन के 36वें वर्ष में चल रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जून से 29 जून से पहले और 14 नवंबर के बाद आपके जीवन के अंतर्गत विशेष रूप से विवाद उत्पन्न कराएं शनि, इस प्रकार की कंडीशन है। पर्सनल लाइफ में यानी मैरिड लाइफ में बहुत सारे विवाद उत्पन्न होंगे। जीवन साथी या परिवार के लोग ये कहेंगे कि आप परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं या नहीं देती हैं, आपका ध्यान बाहर है, आपका भटकाव बाहर है, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। 29 जून के बाद जब शनि 6th हाउस में गोचर करने जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। कंपटीशन में किसी भी क्षेत्र में भाग ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा, लेकिन उसके साथ आर्थिक व्यय आपका अत्यधिक कराएंगे। ये 29 जून से लेकर के और आपका 14 नवंबर के बीच में होने वाला है। आर्थिक व्यय निश्चित रूप से शनि बहुत कराएंगे। अब क्या हो रहा है कि बृहस्पति जो है वो वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को बृहस्पति आपके लिए वक्री हो जाएंगे और बृहस्पति पहुंच जाएंगे 9वें भाव के अंतर्गत। 9वें भाव में बृहस्पति पहुंच करके आपके पुत्र के जीवन में एक सुंदर परिवर्तन दिखाएंगे। यदि बच्चे को संतान इत्यादि नहीं हो रही है या एक संतान आपके है और दूसरी संतान के लिए आप बार बार प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, नहीं हो रहा है, तो दूसरे संतान प्राप्ति का योग निश्चित रूप से आपके जीवन में बनेगा और बच्चे को संतान इत्यादि प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत जरूर बनेगी। वो लाभ आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति मार्च 2000 अगर बृहस्पति को लेकर के बात किया जाए तो बृहस्पति आपके जीवन के अंतर्गत 17 मई 2025 को परिवर्तन करके और मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो अगर हम 2025 की बात करते हैं मई महीने में, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपके मैरिज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यानी आपकी शादी अगर नहीं हो रही है तो 2025 में मई के बाद निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा। 2024 में अगर कहूं तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रांग करने का, प्रोफेशनल लाइफ बनाने का, जीवन में आपको सेटल करने का एक गोल्डन पीरियड प्राप्त हुआ है। उसके लिए आप प्रयास करेंगे, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में काफी ग्रोथ आप 2024 में करने वाले हैं। 2025 स्पेशली आपके लिए होगा, 2025 होगा आज जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनकी मैरिज करवाने के लिए, यानी 2025 में मैरिज जरूर होगी। 2025 अगर देखा जाए, जो नव दंपत्ति संतान को लेकर के बहुत दिन से परेशान हैं, जिनको संतान नहीं प्राप्त हुई है, ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति 2025 में जरूर होगी। बिकॉज बृहस्पति 11th हाउस में गोचर करेंगे, उनकी दृष्टि 9th जो है वो 7th हाउस पर होने वाली है और 5वें भाव पर स्वग्रही दृष्टि पड़ने वाली है। तो ऐसे परिस्थिति में 2025 में संतान की प्राप्ति आपको जरूर होने जा रही है। अच्छा, और क्या होने जा रहा है 2025 में? जो बच्चे एजुकेशन को लेकर के बहुत परेशान हैं, डिस्ट्रैक्शन रहता है एजुकेशन को लेकर के, 2025 उनके लिए एजुकेशन की दृष्टि से बहुत बेहतरीन जाएगा। 2025 आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो 2025 में आपके जीवन के अंतर्गत आर्थिक लाभ बहुत होगा। लेकिन यह समय कब होगा?
17 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 को, 18 अक्टूबर 2025 तक ये परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति चले जाएंगे कर्क राशि के अंतर्गत। तो वहां पर अगर हम 2025 की बात करते हैं, अच्छा शनि का 2025 में क्या परिस्थिति रहेगी? 2025 में 30 मार्च को शनि प्रवेश कर जाएंगे मीन में, मीन राशि के अंतर्गत शनि प्रवेश कर जाएंगे। सो शनि आपके 8th हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे। 8th हाउस में जब शनि प्रवेश करेंगे, अगर हम 2025 की बात करते हैं, तो यहां पर घर के अंदर या प्रॉपर्टी कहीं भी इन्वेस्ट इत्यादि करने से आपको रोकने की आवश्यकता है, या थोड़ा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति की आपकी आवश्यकता है। आखिर 2026 किस प्रकार का होगा आपके लिए? 2026 की क्या परिस्थिति होगी? 2026 के अंतर्गत आपके ये रहेगा कि बृहस्पति आपके लिए गोचर करने चले जाएंगे कर्क राशि के अंतर्गत, यानी आपके 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। शनि 2026 में अगर हम बात करते हैं, 2026 में शनि गोचर कर रहे होंगे आपके मीन राशि के अंतर्गत, और वो 27 जुलाई को वक्री होंगे, 10 दिसंबर को 2026 में मार्गी होंगे। तो शनि स्पेशली आपके मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। 2026 में आप 2-3 चीजों से परेशान रहेंगे, 2-3 चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। परेशानी क्या होगी और अच्छाई क्या होगी, ये मेरा 5 से 7 वर्ष का जो डिटेल है वो लाने का लॉजिक क्या है, इतनी बड़ी वीडियो बनाने का लॉजिक क्या है, ताकि आप अपनी जो आने वाले समय है उसकी प्लानिंग कर पाएं। 2026 में एक तो बच्चा विदेश जाएगा, इस प्रकार की परिस्थिति होगी, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चा विदेश जाए, इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। और उसके साथ विदेश जाकर के यदि आप एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो 2026 में योग जरूर बनेगा कि विदेश जाकर के आप एजुकेशन को जरूर प्राप्त कर पाएं। 2026 में कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामला है तो वो आपका निपट जाएगा और वो आपके पक्ष में होगा। 2026 में नींद इत्यादि को लेकर के चल रही प्रॉब्लम आपकी जरूर दूर होगी, लेकिन बच्चे आपसे दूर जाकर के कहीं कुछ अपना करें और अच्छा करें, ये ध्यान रखिएगा। दूर जाएंगे पर अच्छा करेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। लेकिन 2026 में ही जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी, तो वहां आपको सावधान रहना होगा। 2026 में कहीं पर, और वो मैं समय आपको स्पेशली बता रहा हूं 2026 का, ये स्टार्ट 2025 से ही होगा। 30 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, और वो जब पहुंचेंगे, क्योंकि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके ऊपर ढैया का भी प्रभाव रहेगा, ध्यान रखिएगा। 2025 में 30 मार्च से जब शनि मीन में प्रवेश करेंगे, ढैया रहेगा, और ये 27 जुलाई 2026 को जाकर वक्री होंगे। स्पेशली अगर हम बात करें तो ये 4 जून 2027 तक आपके मीन राशि में गोचर करेंगे, थोड़ा वक्री और मार्गी होकर के। तो स्पेशली 30 मार्च 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2026 के बीच में जब ये वक्री रहेंगे, ये 27 जुलाई को वक्री होंगे, लेकिन उससे पहले पूरा 2025 मार्च के बाद 2026 जुलाई से पहले जो ये मीन राशि के अंतर्गत जाएंगे, इस टाइम आप ढैया के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन साथी के साथ दुराव, इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। इस टाइम पर पैसे के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा, मतलब कहीं बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने से आपको बचना होगा। इस टाइम पर पैसे फंसने का योग ज्यादा रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट, कहीं बड़ी चीजों को लेकर के यदि आप सोच रहे होंगे, तो आपको सावधानी से डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी। और इस समय पर जीवन साथी के स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। खैर, मेरे पास बहुत विषय है चर्चा करने को लेकर के, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, तो 2000 अगर हम बात करते हैं 26 में यह परिस्थिति रहेगी। 2027 के अंतर्गत जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। 2028 की अगर हम बात करते हैं कि 2028 एक्चुअल में हमारा कैसा रहने वाला है, 2028 में अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो शनि 2028 में हमारे लिए गोचर करेंगे वो मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे, नीचस्थ हो जाएंगे 7th लॉर्ड के स्वामी होकर के, जहां पर जीवन साथी का भाग्य उदय होगा, लेकिन
संबंध थोड़े से डिस्टर्ब होने की संभावना है, बट जीवन साथी के स्वास्थ्य में भाग्य में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, ध्यान रखिएगा। 2028 में अगर बात करते हैं तो 26 नवंबर 2027 को बृहस्पति कन्या राशि के अंतर्गत पहुंच जाएंगे, यानी आर्थिक लाभ अगर देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो 2027 आपका बहुत बेहतरीन निकलेगा। 2027 में मान सम्मान, नए लोगों से मुलाकात, स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थिति बेहतर होगी। 2028 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको आर्थिक लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। घर में बहुत सारे मांगलिक कार्य का आयोजन 2028 में देखने को मिलेंगे। 2029 में जब हम जाते हैं तो 2029 के अंतर्गत फिर से एक बार 27 दिसंबर 2028 से लेकर के 27 फरवरी 2028 से लेकर के जुलाई 2028 के बीच में आर्थिक लाभ अच्छा होगा। 2028 में 27 दिसंबर के बाद और फरवरी 2029 के बीच में जब बृहस्पति वक्री होंगे तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपके जीवन में कुछ नया महत्वपूर्ण पद आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर उस टाइम पर आप 26वें साल में हैं तो कष्टप्रद जरूर हो सकता है, अन्यथा आर्थिक लाभ अच्छा होगा, कुछ नए रास्ते प्राप्त होंगे और जो लोग सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत दिन से प्रयास कर रहे होंगे उनको सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं 2029 में, 2029 की दृष्टि से अगर देखते हैं तो उस टाइम बृहस्पति भी क्योंकि तुला राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे और 2029 में शनि आपके वृष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। 2029 में शनि वृष राशि में जाएंगे, खैर वो पहुंचेंगे 9 अगस्त को, लेकिन उससे पहले भी उनका प्रभाव जो है वो परिवर्तित होगा। दशम भाव में शनि भी गोचर करने आ जाएंगे, बृहस्पति साथ में पहुंच जाएंगे। 2029 की हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के अंतर्गत प्रोफेशनल लाइफ के दृष्टि से अगर मैं 2029 की बात करता हूं, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला होगा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होने वाली होंगी। 2029 वैसे भी आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव देने वाला होगा। जीवन में बहुत दिन से चल रही प्रॉब्लम आपकी दूर होगी, शत्रुता इत्यादि जो आपके जीवन से है वो दूर होने वाली है और मन में प्रसन्नता रहेगी। 2029 आपके लिए बेहतर होगा। अगर हम 2030 को लेकर के बात करते हैं कि 2030 में भी बृहस्पति आपके वृश्चिक राशि के अंतर्गत होंगे, शनि 2030 के अंतर्गत अगर आपके देखा जाए 29 जनवरी तक, 29 जनवरी को मार्गी होंगे, उससे पहले मेष में वक्री रहेंगे तो शनि की परिस्थिति बेहतर होगी। 2030 में अगर हम बात करें राहु को लेकर के अगर चर्चा करते हैं तो राहु आपके 2030 को गोचर कर रहे होंगे वृश्चिक राशि के अंतर्गत और 23 जनवरी 2028 को धनु राशि में चले जाएंगे। 2030 में करीब वृश्चिक राशि के अंतर्गत होंगे। तो जो ये परिस्थिति भी आपके लिए 2030 को लेकर के आ रही है, 2030 प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत, बिकॉज केतु चले जाएंगे आई थिंक 10th हाउस के अंतर्गत गोचर करने की, जब 1 जनवरी 2030 को वृश्चिक राशि के अंतर्गत राहु गोचर करने आएंगे तो केतु चले जाएंगे आपके लिए 10th हाउस में। तो यहां काफी अप एंड डाउन 2030 के अंदर आपका दिख रहा है। 2030 में बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी, बहुत संभल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं सिंह राशि के लिए बता चुका हूं कि किन किन चरणों में किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि के अंतर्गत सूर्य को जल आपको जरूर देना चाहिए, बेल के पेड़ की जड़ जरूर धारण करके रखना चाहिए, संभव हो तो 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करके रखना चाहिए। मुझसे आप रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। मुझे पता है कि अगर मैं अभी बहुत डिटेल नहीं दे पाया हूं, बहुत डिटेल में बात करूंगा तो करीब 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, आपके लिए देखना बहुत मुश्किल होगा। और कार्यक्रमों में इस पर विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। आप अपने क्षेत्र में चाहते हैं कि सबको ज्योतिषीय लाभ प्राप्त हो, राम कथा, भागवत कथा या शिव पुराण की कथा का आयोजन करना चाहते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कार्यक्रम मैं करूं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भागवत कथा इत्यादि का आयोजन करके अपने पितरों की शांति, अपने ग्रहों की शांति कर सकते हैं, जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।